तो हम लोग पिछले क्लास में क्वार्क्स को पढ़ रहे हैं। तो अभी तक जो भी बात पढ़े हैं एक बार जो है शॉर्ट में उसको रिवाइज करते हैं। याद करो क्लास 1 जो हम लोग लिए थे फर्स्ट क्लास, उसमें हम लोग सबसे पहले पढ़े थे चार्ज के प्रॉपर्टीज के बारे में। वो भी ऐसा प्रॉपर्टी जो समझो एक तरह से उंगली पर तुमको याद हो गया। क्या गलत बोल रहे हैं क्या? याद हुआ है ना? और जो सिखाए थे कि पढ़ करके आना है, आप में से कितने लोग हैं जो मेरे बात को फॉलो कर रहे हैं? तो हाथ उठाए तो चलो, कितने लोग फॉलो कर रहे हैं? और बहुत लोग जो है वो आगे भी इसको फॉलो करते रहेंगे। और जो लोग अभी तक फॉलो नहीं किए हैं वो मतलब अगले क्लास से इस बात को रिपीट कीजिए कि हम जब भी क्लास करने आए तो पिछले जो कम से कम 4 क्लास है उसको रिवाइज करके, पिछला 4 क्लास रिवाइज करके आना है। तो पिछला तो अभी 2 ही हुआ है, तो आज तीसरा क्लास में है ना, तो तीसरा क्लास में है तो 2 क्लास रिवाइज करके आना। क्योंकि तो ज़्यादा था भी नहीं, और वो भी पहला क्लास तो हाफ ही क्लास था क्योंकि सिलेबस वगैरह इंट्रोडक्शन वगैरह नहीं चला गया था। तो चार्ज के प्रॉपर्टीज को हम लोग पढ़े। क्या क्या पढ़े थे? हम लोग पढ़े थे कि चार्ज जो है 2 तरह का होता है, पॉजिटिव निगेटिव। चार्ज स्केलर होता है, क्वांटाइज होता है, कंजर्व होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ रेफरेंस फ्रेम। मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज जो है 1 इलेक्ट्रॉन या 1 प्रोटॉन के इक्वल होता है ना। स्थिर चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। चार्ज पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से जो चलता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करता है। चार्ज पार्टिकल में जब एक्सेलरेशन आ जाता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तीनों प्रोड्यूस करता है कि नहीं? चलिए, ये हम लोग फर्स्ट क्लास में मेनली यही बात पढ़े थे। लास्ट में एक वर्ड पढ़े थे, स्पेसिफिक चार्ज क्या है। तो बोले थे कि चार्ज और मास के रेशियो को Q/m को स्पेसिफिक चार्ज कहा है। सेकेंड क्लास में हम लोग जब पढ़े तो उसमें मेथड्स ऑफ चार्जिंग पढ़े, यूनिट ऑफ चार्ज पढ़े। ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज होता है एम्पियर सेकेंड, जिसको कूलम बोलते हैं। इसके अलावे जो है CGS यूनिट में जो है 1 कूलम को 3 × 10⁹ ESU बोलते हैं। और EMU जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट बोलते हैं या 1 अब कूलम भी बोलते हैं, तो 1 EMU जो होता है वो 10 कूलम होता है। फिर हम लोग जो है क्वार्क्स के बारे में पढ़े। मेथड्स ऑफ चार्जिंग में चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। और क्वार्क्स जो है वो एलिमेंट्री पार्टिकल है जिससे मिल करके प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये सब बना रहता है। और वो 6 टाइप्स का होता है, जिसका हम नाम भी आपको याद करवा दिए थे। क्या? अप, डाउन, साइडवेज, चार्म, टॉप एंड बॉटम, यही ना। जिसमें जो टॉप हो गया, चार्म हो गया, अप हो गया, इसके पास +2/3, और जो डाउन हो गया, बॉटम हो गया, साइडवेज हो गया, उसमें -1/3। ये सब आपको याद होगा। प्रोटॉन जो है कितने क्वार्क से मिलकर बना रहता है? 3 ठो क्वार्क से, 2 अप क्वार्क और 1 डाउन क्वार्क। और न्यूट्रॉन भी 3 क्वार्क से बना हुआ, 1 अप और 2 डाउन। ये सब हम लोग पढ़ लिए थे पिछले क्लास में, ठीक है। देखो, जनरली SC वर्मा के बुक को जब आप पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैट में देखेंगे या ज़्यादातर बुक में, तो इलेक्ट्रोस्टैट स्टार्ट ही हो जाता है कूलम्स लॉ। स्कूल में भी तुम में से जो बच्चा पढ़ने गया होगा या जाएगा 12th के लिए, तो देखेगा कि डे 1 में थोड़ा बहुत चार्ज का कुछ प्रॉपर्टी बतला करके टीचर जो है डायरेक्ट कूलम्स लॉ को पढ़ाते हैं।
पैटर्न भी वही है, लेकिन ये सब भी जो पोर्शन बताया गया ना, ये कूलम्ब्स लॉ के पहले के पढ़ने का ज़रूरत है। देखो एनसीईआरटी बुक में एक एक्सपेरिमेंट है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप जो है एक ऐसा अपरेटस है जिसके हेल्प से हम लोग ये पता करते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो चार्ज्ड है या नहीं है, मतलब चार्ज है या न्यूट्रल है, और अगर चार्ज है तो पॉजिटिवली चार्ज है कि निगेटिवली चार्ज है। तो पहले हम एक एक्सपेरिमेंट सिखा देते हैं इलेक्ट्रोस्कोप को और फिर कूलम्ब्स लॉ पे आएंगे। हेडिंग दिया जाए। इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप देखो जी, इसमें जो है एक हम लोग क्यूबिकल बॉक्स लेते हैं, फिगर बना सकते हैं। पहले क्यूब बना लीजिए। और इस क्यूब में जो है एक मेटल रॉड को सस्पेंड कर दिए। जहाँ पे एक बॉक्स में इंटर करता है यहाँ रबर का नॉब लगा देते हैं और ये जो है वो मेटल नॉब, ये मेटल रॉड। देखो जी, अब इस मेटल रॉड से जो है हम लोग दो ठो गोल्ड लिप्स को लटका देते हैं। इसीलिए इस इलेक्ट्रोस्कोप को बहुत जगह गोल्ड लिप्स इलेक्ट्रोस्कोप लिखा हुआ रहता है। गोल्ड को हम लोग सस्पेंड करा देते हैं। लिप्स मतलब पत्ती, पत्ती पत्ता जो कहो, पेड़ में लगा हुआ रहता है, समझ लो। जैसे हवा चलते रहता है तो पत्ती वगैरह इस तरह से मूव करते रहता है, वैसे ही ये गोल्ड लिप्स है। ज़रूरत पड़ने पर इस तरह से ये ओसिलेट भी कर सकता है, डाइवर्ज भी कर सकता है, इस तरह से। ठीक है, ये जो लटका हुआ है ये गोल्ड लिप्स। अब थोड़ा समझना बात। अभी ये न्यूट्रल है और ये इवैक्यूएटेड ग्लास चैम्बर है। ठीक ना, इवैक्यूएटेड मतलब अंदर का जो एयर है वो निकाल लिया गया, एयर वगैरह का कोई असर ना हो। हम लोग क्या करते हैं, इसी फिगर को शॉर्ट में बनाने के लिए इस तरह का जो है फ्लास्क ले लेते हैं।
ये भी ग्लास का बना हुआ, ठीक ना। ये ट्रांसपेरेंट ग्लास है जिसे आप बाहर से देख सके। और वही जो है मेटल रॉड को हम लोग लटका दिए, इसमें 2 ठो लिप्स को लटका दिए। ठीक है, यहाँ भी एक समझ लो, ये रबर का बना हुआ है, पैक कर दिए इसको। देखो जी, एक्सपेरिमेंट अब चालू करते हैं। तो एक्सपेरिमेंट में हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले इसके संपर्क में एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को लाते हैं। इसके संपर्क में, इसके कांटेक्ट में जो है हम लोग जो है एक पॉजिटिवली चार्ज रॉड को रख देते हैं। तो तुम जान रहे हो पिछले क्लास में चार्जिंग मेथड में कंडक्शन मेथड सीखा था। उसमें हम लोग क्या सीखे थे कि एक चार्ज बॉडी है और एक अनचार्ज बॉडी है, दोनों को कांटेक्ट में रख दिए। तो चार्ज बॉडी से अनचार्ज बॉडी पे चार्ज का ट्रांसफ़र खुद ब खुद हो जाता है। यानी जैसे ही कोई पॉजिटिवली चार्ज रॉड को मेटल नॉब के संपर्क में लाओगे तो ये पूरा जो मेटल रॉड है, ये जो लिप्स है, वो सब चार्ज हो जाएगा ना। कम चार्ज आए या ज़्यादा चार्ज आए, सब पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा कि नहीं। और सोचो, जब ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा तब दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा ना। सोचो, ये इस पर भी प्लस चार्ज, इस पर भी प्लस चार्ज, तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा। तो जो अभी पत्ती जो है गोल्ड लीफ ऐसे लटका हुआ है, दोनों पर प्लस चार्ज आएगा तो क्या होगा, ऐसे हो जाएगा। अरे बोलो, रिपेल करेगा तो डाइवर्ज हो जाएगा कि नहीं। दोनों सेम नेचर का, ऐसे डाइवर्ज करके। क्लियर है? तो ठीक है। तो ये तो अभी हम लोग अभी स्टार्ट ऑब्जर्वेशन नहीं किए हैं, अभी हम अपने ऑपरेटर्स को तैयार कर रहे हैं। इतना काम तैयारी में है कि इसको कम से कम पहले पॉजिटिवली चार्ज कर दो, उसके बाद एक्सपेरिमेंट शुरू होगा। तो ठीक है, पहले आप क्या करें, ये सब फिगर बना। डिटेल में लिखने उखने के लिए आए, सिलेबस में है, पूछा कम जाता है। हाँ, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वगैरह पूछ लिया। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसमें एक ख्याल रखना है कि 12th का जो सिलेबस है और उसमें चाहे जो भी थियोरेटिकल कंटेंट है वो 100% को कवरअप तो करना ही है। और साथ में जो है, जो हमारा कंसर्न कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है, उससे भी रिलेटेड हर टाइप्स के प्रॉब्लम्स को भी बनाना है। जैसा कि फर्स्ट ही बतलाए थे कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर है, टॉपिक है, वो टाइम टेकिंग है। लेकिन आपको शुरू से लास्ट तक अच्छा तभी लगता है जब आप कोई फिल्म भी देख रहे होते हैं और उसको एकदम स्टार्ट से रिलेट किए हुए रहते हैं। अगर आप डाइवर्ट जब हो जाते हैं बीच में, तो बहुत बार आपको रिलेट ही नहीं हो पाता है कि पहले क्या कहानी चल रहा था, अब क्या चलने लगा। याद कीजिए, कभी कभी कोई फिल्म देखने के लिए आप बैठे हों या सिनेमा हॉल में गए हों और कोई आपका जो है मित्र बगल में ऐसा बैठ गया हो, या मित्र न हो करके कोई ऐसा व्यक्ति हो जो लगातार बात कर रहा हो किसी से, तो कुछ देर के बाद हो सके आप भी थोड़ा उसी में लीन हो गए,
और बाद में आपको लगा कि बहुत बकवास फिल्म था, कुछ पते नहीं चला हुआ क्या। तो फिल्म शायद हो सके बकवास ना हो, देखने वाला भी तो बकवास हो सकता है ना। तो है क्या कि हम बहुत कंसंट्रेशन से नहीं पढ़ेंगे तो बीच में लिंक ब्रेक हो जाएगा। तो तार जब टूट जाता है तो चाहे वो गिटार कितना भी कीमती हो, उससे कोई म्यूजिक नहीं ना निकलेगा। तो इसलिए उस तार को बनाए रखने का बेस्ट मेथड ये है कि जो हम तुम्हें सिखाए हैं कि कैसे पढ़ना है, उस प्रोसेस को ज़रूर फॉलो करो, ठीक ना। कहा जाता है कि हम जो भी प्लान बनाते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि वो प्लान मेरा 100% सफल हो, लेकिन ये तो सही बात है ना कि हम प्लान बनाना छोड़ते नहीं हैं। अटल बिहारी वाजपेयी का जो लाइन है कि हार नहीं मानेंगे, रार नहीं ठानेंगे, काल के कपाल पे लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। मतलब कि लिखते हैं मिटाते हैं, लिख दिए, मान लो पूरा नहीं किए, मिटा दिए, लेकिन लिखना छोड़ते नहीं हैं, गीत नया गाते हैं। यानी कि हम प्रयास छोड़ने वाले नहीं हैं। बस इतना ही जानना कि हम जब जंग लड़ेंगे, हम जब एग्ज़ाम देंगे, हम जब पढ़ेंगे, क्वेश्चन बनाने का कोशिश करेंगे तो जीतेंगे भी हारेंगे भी। ऐसा थोड़े है मान लो कि हम ही क्वेश्चन बना रहे हैं तो दुनिया का हर क्वेश्चन मेरे नज़र में आए और हम 1 मिनट में आंसर दे, ऐसा पॉसिबल है क्या। लेकिन यही याद रखना, जिसमें लड़ने का जज्बा होता है वो हजारों बार भी हारने के बाद अगर वो अपना हौसला नहीं छोड़ा है ना तो उसको हारा हुआ नहीं माना जाता। इसीलिए कहा जाता है कि देखो, हार और जीत मत सोचो, सोचो कि हमने कितना कोशिश किया। जब आदमी केवल 2 चीज़ से ना, तुम्हारा सिलेक्शन हुआ नहीं हुआ, नहीं ना हुआ, देखो मेरा भी नहीं हुआ, तो हम में और तुम में क्या अंतर। बोले बहुत अंतर। 90 मार्क्स पर कट ऑफ था, मेरा 89 मार्क्स आया था और तुम्हारा 0 नंबर आया था। हम भी फेल, तुम भी फेल, लेकिन दुनिया के नज़र में हम दोनों बराबर हैं, क्योंकि हम दोनों में से कोई IITian नहीं। बोलो, लेकिन क्या वाकई में वो दोनों बराबर है। इसलिए ऐसा नहीं होता है कि कोई व्यक्ति अगर मान लो क्वालिफाई नहीं कर पाया तो क्वालिफाई करने के लिए डिज़र्व नहीं करता। अरे क्वालिफाई करने के लिए हो सके लाखों बच्चे हो जो डिज़र्व करते हो, लेकिन सीट कहाँ है मेरे पास, सिलेक्शन कहाँ होगा। क्या कोई भी सरकार नहीं चाहेगी कि हम अपने हर नौजवान को नौकरी दे दें, चाहेगी ही ना। लेकिन भाई है ही नहीं कुछ भी, तो हम देंगे कहाँ से। इसलिए ये हमेशा याद रखना, उनके पास सीट लिमिटेड है, मेरा टैलेंट लिमिटेड नहीं है। जो बच्चे इंडिया में परफॉर्म नहीं करते हैं वही बच्चे आज तुम देखो कनाडा, US और ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्म करे, वो IITian भी नहीं। समझे बात को। मतलब जहाँ जगह है वहाँ जगह है। ऑस्ट्रेलिया में पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है मालूम है, 3 किलोमीटर स्क्वायर जो एरिया में एक आदमी रहता है। 3 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में, समझ गया ना। 3 किलोमीटर स्क्वायर का मतलब हो गया, एक तरह से समझ लो 3 किलोमीटर ही पानी टंकी से स्टार्ट करो इनकम टैक्स गोलंबर, इधर 3 किलोमीटर चले जाओ PNM मॉल, और ये पूरे एरिया को बना लो तो एक आदमी रहता है। इतना उसके पास एरिया है। ये अलग बात है कि ऐसे लोग रहते नहीं है कि इतना एरिया में हम रहेंगे, तो फिर जिएगा लोग कैसे। रहता तो है लोग शहर बना कहीं, फ्लैट बना कहीं, लेकिन पूरे एरिया पर अगर एवरेज निकालोगे तो इस तरह से लोग रहता है। और अपने यहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी समझ ही रहे हो, हर साल हम लोग 2-1.5 ऑस्ट्रेलिया पैदा करते हैं, समझे बात को। तो जाहिर है वहाँ जो अपॉर्चुनिटी है, वहाँ किस चीज़ की बेरोजगारी होगी, वहाँ होने का सवाल है क्या। वहाँ को तो वो अपने जो है 98% ज़मीन को जंगल और पहाड़ और वन घोषित कर दिया।
क्योंकि 2% में ही तो रहता ही। अपने यहाँ अगर जंगल भी दे देता तो आज वो मॉरिशस होता है कि नहीं? अरे हम ही लोग ना मॉरिशस बनाए हैं, कौन बनाया है? हम लोग के यहाँ लोगों को काम करने के लिए भेजा गया टापू पर, किसी को सज़ा में भेज दिया गया टापू पर। और ख़ास करके बिहार के लोग इतना मेहनती लोग, सोचो तुम भी कितने है कि नहीं, इतना मेहनती लोग कि मॉरिशस को क्या बना दिया। आज ऑस्ट्रेलिया के कोई एगो टापू वापू दे करके देखे, फिर लोग उसको देखने जाएंगे कैसा टापू है। हाँ चलो देखो, अब जो है एक्सपेरिमेंट हम लोग स्टार्ट करते हैं। फिगर बना लिया होगा, थोड़ा सा लिख लो लिटरेचर में, एक आध लाइन, ज़्यादा नहीं लिखो। इट कंसिस्ट ऑफ a metal rod which is suspended inside an evacuated glass chamber. ठीक है। 2 gold lips are suspended from this metal rod as shown in the figure. ठीक ना। अब इसको इससे ज़्यादा जो है लिटरेचर नहीं लिखवा रहे, मतलब बाकी चीज़ तो फिगर से हम लोग समझे। अब देखो जी, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि एक पॉजिटिवली चार्ज्ड मेटल रॉड को या पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड को इस मेटल नॉब के संपर्क में लाते हैं। ठीक है, पैरा चेंज करके लिखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ए पॉजिटिवली चार्ज्ड रॉड is placed in contact of the metal knob. In this process, metal rod and gold lips becomes positively charged and they repel each other ठीक ना। In this process metal rod and gold lips becomes positively charged and they repel each other. Thus both lips
gets diverged. Both lips gets diverged. यानी कि अब ये जो लिप्स है, अब तुम उसमें मिटाने मत लगना, तुम्हारे लिए अब नया फिगर बनेगा। अब देखो ये डाइवर्ज कर गया दोनों लिप्स, और इसके संपर्क में जो है हम लोग पॉजिटिवली चार्ज जो है एक रॉड को रखते हैं। जाहिर है ये भी जो है पॉजिटिवली चार्ज हो गया और एक दूसरे को रिपेल कर दिया, यही ना हो गया। तो इस फिगर को बना ले, ये केवल ये फिगर जितना लिखे उसके नीचे फिगर। इसको तो मिटा देना। बस केवल फिगर बनाओ, पहले से तो सब एक्सप्लेन किया हुआ पहले के फिगर में है। सुनो, तुम उसको बंद करो, उसे पढ़ोगे ना दिमाग खराब हो जाएगा। वो एक वो चीज़ पढ़ो। देखो जी, बढ़िया सीखना। अब हम लोग क्या किए कि ये जो मेटल रॉड या जो भी चार्ज रॉड है, इस रॉड को अब हटा दें। हटा भी दिए तो ये तो पॉजिटिवली चार्ज हो गया ना। अब तुम कुछ मत करना, हो गया। तुम्हारा फिगर में तो टच में है ना। हाँ ठीक है। आप जो है बोलेंगे नाउ पॉजिटिवली चार्ज रॉड इज मूव्ड अवे। चलो अब इसको हम हटा दें। अब यहीं से ऑब्जर्वेशन स्टार्ट हो, ठीक है। अब कहीं इससे एक कन्फ्यूजन नहीं ना होगा कि कौन रॉड को हटा दिए। ठीक है, फिगर में तो दिख रहा है। मेरे ऐसे तुम जानो कि अगर वो एडिशनल या ग्लास रॉड नाउ पॉजिटिवली चार्ज ऐसा कर देते हैं, उसका नाम क्या रख देते हैं? ग्लास रॉड। ग्लास रॉड हट गया क्योंकि लिटरेचर में हमको लिखना है ना। अब देखना, अब हम लोग बारी बारी से ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। ऑब्जर्वेशन 1, देखो जी, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है
कि हम एक न्यूट्रल बॉडी को कांटेक्ट में ले गए, इसके कांटेक्ट में, तो या नज़दीक में, कांटेक्ट में, न्यूट्रल बॉडी को इसके नज़दीक ले गए। तो जब ये न्यूट्रल है तो तुम जान रहे हो कि इसके कारण तो उस पर कोई इफेक्ट होगा नहीं, और उसके कारण जब इफेक्ट होगा नहीं तो इसमें कोई डाइवर्जन होने वाला नहीं है, माने ना इसका चार्ज बढ़ा ना घटा, तो जाहिर है इसमें तो कोई डाइवर्टमेंट नहीं ना होगा। लेकिन हमको पता लगाना है कि जब चार्ज बॉडी को ले जाएंगे तो क्या होगा। तो देखो, जैसे तुम कोई चार्ज बॉडी को ले गए, सपोज करो कोई पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को ले गए, तब देखो क्या होता है। पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को इसके नज़दीक ले जाओगे तब होता क्या है कि इस मेटल में जो इलेक्ट्रॉन है, जाहिर है इलेक्ट्रॉन कोई अपने ओर खींचेगा ना। यार पॉजिटिवली चार्ज रॉड है, पिछले दिन इंडक्शन पढ़ा था ना, इंडक्शन में हम लोग क्या पढ़े थे कि जैसे मान लो ये रॉड पॉजिटिवली चार्ज्ड, हम लोग इसके नज़दीक में कोई मेटल का ऑब्जेक्ट रख दिए तो इधर माइनस इधर प्लस हो जाता है कि नहीं। तो वैसे ही जैसे ही तुम यहाँ पॉजिटिवली चार्ज रॉड को लाओगे तो इधर हो जाएगा निगेटिव चार्ज का एक्युमुलेशन और इस साइड हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज इसका बढ़ जाएगा ना, तो ये डाइवर्जेंस बढ़ जाएगा, यानी एंगल ऑफ डाइवर्जेंस ज़्यादा होगी या डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस ज़्यादा होगी। तो जैसे ही कोई मेटल को इसके नज़दीक लाओ या कोई भी ऑब्जेक्ट को इसके नज़दीक लाओ और गोल्ड लिप्स का डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस बढ़ जाए तो समझ लेना ये कैसा चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है। अब सोचो अगर ये निगेटिवली चार्ज होता तो निगेटिवली चार्ज होता तब जो है इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता उसको रिपेल ना करता, तब होता क्या, इधर का इलेक्ट्रॉन भागता तो इधर कैसा चार्ज एक्युमुलेट हो जाता, पॉजिटिव एक्युमुलेट हो जाता, और निगेटिव इधर आ जाता ना, तो निगेटिव इधर आता है तो इसका पॉजिटिविटी घट जाता कि नहीं, तब एंगल ऑफ डाइवर्जेंस क्या होता, डिक्रीज कर जाता। तो बस अब बहुत आसान है कि नहीं। अब हमको पता लगाना है ये पेन चार्ज है कि नहीं। तो बोलेंगे मान लो 1 मिनट के लिए पेन को नज़दीक ले गए मेटल नॉब के, कांटेक्ट में नहीं, नज़दीक, क्या देखे, गोल्ड लिप्स में कोई डाइवर्जेंस नहीं हुआ, यानी ये न्यूट्रल है। ठीक है, हम पेन को नज़दीक ले गए, देखे गया गोल्ड लिप्स का डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस बढ़ गया, यानी ये पॉजिटिवली चार्ज है। हम अगर इस पेन को नज़दीक ले गए, देखे गोल्ड लिप्स नज़दीक आने लगा, इसका मतलब ये निगेटिवली चार्ज है। क्या समझ पाया? तो चलो लिखो ऑब्जर्वेशन 1। अब पहले तो ये लिख लेना इस फिगर के नीचे, नाउ पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड इज मूव्ड अवे। फिगर के नीचे लिखो ना, फिगर के नीचे लिखो, बगल में नहीं, यहाँ लिखो। ऑब्जर्वेशन 1 में लिखो व्हेन ए न्यूट्रल बॉडी is placed close to the metal knob, when a neutral body is placed close to the metal knob,
then gold lips do not diverge. Gold lips do not diverge. लिख लिया। सेकंड पॉइंट में लिखो ऑब्जर्वेशन 2। ऑब्जर्वेशन 2 लिखो, व्हेन ए पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, when a positively charged body is placed close to the metal knob, उधर से खोलो वाला गेट। अरे उस गेट को भी खोल करके रखिएगा, उस गेट को भी खोल दीजिए, उस गेट को खुला रखिएगा। हाँ क्या लिखे? When a positively charged body is placed close to the metal knob, then due to induction effect, पिछले क्लास में पढ़े थे इंडक्शन, ड्यू टू इंडक्शन इफेक्ट डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ गोल्ड लिप्स increases। ठीक है। और ऑब्जर्वेशन 3 लिख लें। लिखे, when a negatively charged body is placed close to the metal knob, then degree of divergence decreases। समझ गए? बस, तो हम लोग इलेक्ट्रोस्कोप तो पढ़ लिए। क्या ये एक्सपेरिमेंट एकदम एक्सप्लेन कर सकते हो ना? इसमें तो कोई बहुत बुद्धि नहीं लगाना है। 2 ठो जो है गोल्ड लिप्स को लटका देना है मेटल रॉड से, एक बार मेटल को उस लिप्स को चार्ज कर देना है पॉजिटिवली चार्ज बॉडी से, अपने आप थोड़ा डाइवर्ज हो जाएगा। और उसके बाद अब वो ऑपरेटस तैयार हो गया, वो आसानी से बता देगा कि कौन बॉडी चार्ज है अनचार्ज है। हालांकि देखो, स्टार्ट में हम लोग डायरेक्ट जो है इसके कंस्ट्रक्शन को लिखे थे, इसका यूज नहीं लिखे थे। तो ये जानो कि कोई तुमसे पूछ दे इलेक्ट्रोस्कोप क्या है, तो बोलेंगे कि एक ऐसा ऑपरेटस है जिसके हेल्प से हम लोग ये पता लगाते हैं कि बॉडी चार्ज है या नहीं है, या चार्ज है तो वो किस नेचर का चार्ज है, चार्ज पॉजिटिव है कि निगेटिव है। ठीक ना? नीचे ना हो तो स्टार दे करके लिख लो, क्या पता कभी 1 नंबर के लिए आ जाए एग्जाम में।
तो लिख लो, लिखो इलेक्ट्रोस्कोप इज एन apparatus, लिखाना चाहिए स्टार्ट में ही, इलेक्ट्रोस्कोप इज एन apparatus by which we detect whether the body is charged or not. It is also used to detect whether the body is positively or negatively charged. Negatively charged. ठीक है। देखो तुम लोगों में कुछ बच्चे जो हैं वो कंप्लीट हर वर्ड को याद करने का कोशिश करते हैं और वो बहुत दिक्कत में रहते हैं। देखो ये कभी भी आदत नहीं डालना है कि हम एकदम 100% एक्यूरेट वही चीज़, हमेशा एक कोशिश करना है। हाँ तो एक दो लाइन का बात है और याद कर लिए हैं तो अच्छी बात है कि चलो भाई उसमें कुछ एरर ना हो, लेकिन कुछ बात जो हम समझे हुए और मुझे लिखना है तो कोशिश करो कि हम अपने लिटरेचर में लिखें। एक ही बात को बहुत तरह से कह सकते हैं, बोलेंगे इलेक्ट्रोस्कोप जो है ऐसा अपरेटस है जिससे हम पता लगाते हैं कि बॉडी किस तरह का चार्ज है, नहीं है, चार्ज प्लस है माइनस है। हम बताना ये चाह रहे हैं कि सेंटेंस का फॉर्मेशन कोई ज़रूरी नहीं जैसे हम करते वैसे तुम करो, तुम्हारा जैसे मर्जी हो, केवल सामने वाले को समझ में आना चाहिए तुम कहना क्या चाह रहे हो। उससे क्या होगा, तुम बहुत से चीज़ रटने से बचोगे और अगर याद हो जाता है बेहतर तरीके से तो उसमें कोई बुराई नहीं। चलो हम लोग इलेक्ट्रोस्कोप तो पढ़ लिए, अब हम लोग पढ़ते हैं कूलम्ब्स लॉ को। देखो हम लोगों को प्रॉब्लम से रिलेटेड जो ज़रूरत आएगा वो कूलम्ब फोर्स से ही रिलेटेड आता। अभी तक तो हम लोग इक्वेशन वगैरह तो पढ़े नहीं हैं, इक्वेशन के नाम पर हम लोग ये बस एक लाइन पढ़े थे, क्या, Q इक्वल टू N इंटू ई। चार्ज जब भी होता है तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के मल्टीपल में होता है, नहीं तो केवल कंप्लीट थियरी हम लोग पढ़े। अब देखो जी कूलम्ब्स लॉ क्या है। देखो कूलम्ब्स लॉ जो है वो ये बतलाता है कि दो चार्ज पार्टिकल के बीच जो फोर्स लगेगा अट्रैक्शन का या रिपल्सन का, वो फोर्स का वैल्यू कितना होगा, मैग्नीट्यूड कितना होगा, फिर वो फोर्स जो है मीडियम पे डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा। फिर हम लोग इसी में पढ़ेंगे कि कूलम्ब्स लॉ कब वैलिड होता है कब वैलिड नहीं होता है, ठीक ना। कूलम्ब्स लॉ जो है वो हमेशा वैलिड नहीं होता है और किस टाइप के ऑब्जेक्ट के लिए वैलिड होगा, कूलम्ब्स लॉ का प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है, कूलम्ब्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखें, इतना हम लोग बात सीखेंगे। लेकिन न्यूमेरिकल के व्यू से तो बस वो एक लाइन बतलाएगा कि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है। तो ठीक है, हेडिंग दिया जाए कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ देखो जी, दो चार्ज जो सेम नेचर का हो
दोनों पॉजिटिवली चार्ज है तो एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा। एक प्लस है एक माइनस है तो अट्रैक्ट करेगा। तो दोनों चार्ज के बीच जो फोर्स लगेगा, देखो ये Q1 चार्ज है और ये Q2 चार्ज, दोनों के बीच का गैप है R। देखो न्यूटन का थर्ड लॉ है कि Q1 जितना Q2 पे फोर्स लगाएगा, Q2 उतना ही Q1 पे लगाएगा। मतलब कि अगर ये 5 कूलम हो और ये 5 लाख कूलम, तब भी 5 कूलम जितना 5 लाख पे फोर्स लगाएगा, 5 लाख भी उतना ही 5 कूलम पे फोर्स लगाएगा। याद करो पहले तुमको सिखाते थे, जैसे ये पेन है, अर्थ इसको अपने ओर खींच रही है, तो अर्थ भी पेन भी जो है अर्थ को अपने ओर खींच रहा है। अर्थ इसको खींच रही तो उतना ही फोर्स लगा के पेन भी अर्थ को खींच रहा है। ये अलग बात है कि पेन का मास कम है तो उतना ही फोर्स के वजह से इसमें एक्सेलरेशन आ जाता है, अर्थ के नज़दीक जाने लगता है। लेकिन वही फोर्स जब अर्थ पे लगता है तो अर्थ का मास इतना ज़्यादा है कि वो कुछ हम लोगों को अनुभव नहीं होता, यही ना। लेकिन फोर्स तो दोनों पे इक्वल लगता है ना, तो ठीक है। देखो जी 1 जो है जो 2 पर फोर्स लगाया, इस फोर्स को हम लोग F21 बोलते हैं, और 2 जो 1 पर फोर्स लगाया इसको जो है हम लोग F12 बोलते हैं। ठीक, देखो F12 का मतलब हो गया फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, F21 का हो गया मतलब फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। ठीक, अरे समझ पाया ना। तो सबसे पहले तो ये जानना कि 1 जो 2 पर फोर्स लगाएगा और 2 जो 1 पर फोर्स लगाएगा, दोनों का डायरेक्शन भले अलग अलग हो लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम। ठीक है, ये इधर फोर्स है, ये इधर। अभी नहीं कि इस बार एरो उल्टा दे देना, वेक्टर में एरो हमेशा इधर ही दिया जाता है। ये एरो बता रहा है कि फोर्स इधर लग रहा है। ठीक, देखो जी, तो F12 या F21 दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल होता है। और कितने के इक्वल होता है, तो ये कहो कि Q1 और Q2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और R स्क्वायर के क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, है ना। तो हम लोग इसको डायरेक्ट भी बोल सकते हैं K Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर। देखो ये K जो है ना, प्रोपोर्शनलिटी साइन को जब हम लोग हटाते हैं तब हम लोग कांस्टेंट देते हैं। तो ये K जो है वो एक कांस्टेंट है जो डिपेंड किस पे करता है, तो ध्यान से सुनना, ये डिपेंड्स करता है मीडियम पे। अगर 2 चार्ज एयर में रखा हुआ है और उनके बीच मान लो 800 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और उसी दोनों चार्ज को लेकर के वाटर में चले जाओगे तो तुम देखोगे कि अब फोर्स 10 न्यूटन का लगने लगा। तो सोचो अचानक 800 से कहाँ आ गया, 10 न्यूटन पर आ गया। तो फोर्स इतना कैसे घट गया? तो जाहिर है इसका मतलब है मीडियम चेंजिंग से असर पड़ा है ना। किस पर असर पड़ा है, Q1 पे कि Q2 पे कि R पे? तो ना Q1 पे ना Q2 पे ना R पे, फर्क पड़ा है K पे ना। तो इस K को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट या कूलम कांस्टेंट भी बोला जाता है। इतना तो हम लोग समझ गए कि ये जो K है वो एक ऐसा कांस्टेंट है जो
फोर्स को बताने में हेल्प करता है और अलग अलग मीडियम के लिए उसका वैल्यू अलग अलग होता है। क्लियर है? तो चलिए कूलम्ब्स लॉ में थोड़ा लिखे, स्टेटमेंट में लिखेंगे टू चार्जेज ऑफ सेम नेचर, टू चार्जेज ऑफ सेम नेचर माने लाइक चार्जेस, सेम नेचर, repel each other and two charges of opposite in nature attract each other, opposite in nature attract each other। ठीक है? अब नीचे लिखेंगे या इन्वर्टेड कमा शुरू कर लो, लिखो द फोर्स ऑफ attraction, the force of attraction or repulsion, the force of attraction or repulsion between two charges is directly proportional to the product of their magnitudes, and inversely proportional to the square of the distance, between them, ठीक है? देखो जी, जब एग्जाम में आता है तो हमको लिखना भी प्रॉपर वे में पड़ता है। बात सही लिखने के बाद भी अगर अरेंज नहीं लिखा हुआ हो तो मार्क्स काटा जा सकता है, कम आ जाता है। देखो इसको हम ऐसे कर दे रहे हैं, F12 या F21 दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल है, इसको हम F बोल दिए। और F जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया? Q1 इंटू Q2 क्या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया? R स्क्वायर के। देखो प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा करके हम लोग जो है कांस्टेंट दे दिए, लेकिन इसमें एक बात याद रखना, हमको इसके मैग्नीट्यूड का अभी हम बात करें, डायरेक्शन का बात नहीं कर रहे हैं। यानी कि जो भी मेरा फोर्स आएगा वो पॉजिटिव वैल्यू आएगा, चाहे वो अट्रैक्टिव फोर्स हो चाहे रिपल्सिव फोर्स हो। यानी फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q1 Q2 का जो मैग्नीट्यूड होगा उसके प्रोडक्ट के और R स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। बोलेंगे K इज ए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट which is called electrostatic constant
इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट या कूलम्ब्स कांस्टेंट। हालांकि कूलम्ब्स कांस्टेंट वर्ड बहुत कम यूज में आता है, मेन यूज जो आता है वो कौन आता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। यानी दो चार्ज के बीच जो फोर्स लगेगा वो इस फार्मूला को फॉलो करेगा, तो बोलेंगे क्या, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट एंड कूलम्ब्स कांस्टेंट। और एक लाइन और लिख लेंगे, इट डिपेंड्स ऑन मीडियम। ये अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग वैल्यू लिए हुए होगा। तो ठीक है, पहले तो फिगर बना के इसको लिख देखो। हम तुमको इनडायरेक्टली ये भी सिखा रहे हैं कि एग्जाम में लिखना कैसे। हमको इतना बात समझाना केवल होता ना, केवल हमको इलेक्ट्रोस्कोप समझाना होता और कूलम्ब्स लॉ बताना होता तो 15-20 मिनट बहुत था, क्योंकि हमको तो फिगर बनाते सब चीज़ एक्सप्लेन कर देते, आगे बढ़ जाते। लेकिन होता क्या है कि हम सब चीज़ समझा तो दिए, तुम समझ भी गए, लेकिन कल जो तुम रिवाइज करोगे तो कॉपी को रिवाइज करोगे। बाय द वे हम इसका वीडियो भी उपलब्ध करा देंगे, तो अब भी जो है ना, वीडियो का कितना तुम्हारे ऊपर यादाश्त बना रहता है तुम बहुत अच्छे से जानते हो। नहीं हो तो लगातार 5 दिन तुमको हम वीडियो दे देते हैं, 5 दिन उससे पढ़ो और 5 दिन क्लास में पढ़ो, देखो दोनों का कितना फ़र्क पड़ जाएगा। क्योंकि वीडियो में सब चीज़ समझ में आ जाएगा, लगेगा अभी कि सब कुछ वैसे ही पढ़ाई हुआ, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है को उतना याद नहीं रहता। स्क्रीन का यही दिक्कत। हाँ, वीडियो तुम अगर 3-3, 4-4 दिन पे एक देखोगे और मोबाइल से दूर रहोगे तो फिर वो याद होने लगता है। कैसे तुम याद करो जिस समय, हालांकि तुम लोग तो जब दुनिया में आए तो मोबाइल धूम मचाए हुए था, लेकिन फिर भी बचपन में जब हो गए तो स्मार्टफोन उतना नहीं था, तो उस समय तुम कोई सीरियल जो देखते थे बचपन में, या गर्मी के छुट्टी में कुछ तुम चीज़ों को टीवी पे देखते थे, उसका मेमोरी अभी तक बना हुआ है कि नहीं। इसलिए क्योंकि वो फ्रीक्वेंटली नहीं हो रहा था, वो बार बार एक ही चीज़ रिपीट नहीं हो रहा था। जब बार बार होने लगता है ना, अभी ये क्लास चल रहा, वो चल रहा, वो तब उसका मेमोरी जो है ना वो धुंधला हो जाता है, वो उतना याद नहीं रहेगा। देखो एक समय था कि टीवी पर केवल रविवार को फिल्म आता था, केवल रविवार को, और मात्र एक चैनल होता था जिसका नाम था दिल्ली दूरदर्शन। दूरदर्शन टीवी चैनल आता था। हाँ, अब डीडी हो गया है ना। हाँ, तो उसमें जो है रविवार को जब फिल्म आता था तो गांव घर में एक दरवाजे पर एक टीवी में कम से कम 150-200 आदमी सिनेमा देख रहे होते थे। अब उनसे पूछोगे तो आज तक कहानी सुना देंगे कि हम पहला सिनेमा कौन देखे और क्या क्या हुआ। क्योंकि जब पहली बार सामने आएगा तो चीज़ों को हम ज़्यादा ध्यान। अब क्या है कि तुमको जब मर्जी है, चैनल ही है कि वो सिनेमा देखने वाला 5 गो चैनल है, 10 गो चैनल है, कौन देखना चाहते हो। तो OTT तो क्या क्या, नेटफ्लिक्स वगैरह वगैरह बहुत सारा चीज़ है कि नहीं। अब तुम देख रहे हो धीरे धीरे लोगों का सिनेमा से मन उब गया है। अब सिनेमा नहीं लोग देखता है, अब क्या देखने लगता है। तो हाँ ठीक है, अब जैसे मान लो कि अलग अलग बनाता है ना वो सीरियल टाइप, कहीं क्या उसको बोलते हैं, सीरीज, क्या क्या, वेब सीरीज जो बोलते हैं, तो वो सब अब लोग ज़्यादा देखता है, जबकि वो ज़्यादा आवर्स का रहता है। इसलिए जानते हो उसका क्या रीज़न है। एक, उनसे वो डायरेक्ट रिलेट कर पा रहा है, बहुत बेहतर ढंग से एक्सप्लेन करा और रोचक उनको टॉपिक दिए हुए। तो वैसे ही है, हर चीज़ का ऐसा इफेक्ट होता है, इसको समझना। यहाँ तक सीख गए। अब सोचो इस के का वैल्यू निकालें कैसे, बढ़िया सीखना। देखो जी, तुम क्या करो, 2 ठो चार्ज लो वैक्यूम में। मान लो इस क्लासरूम में एयर नहीं है, 2 ठो चार्ज लिए 1 कूलम का। नहीं कंप्लीट हुआ,
हो गया ना। क्रिकेट का टेस्ट मैच तो अब तुम लोग पूरा कम ही देखता होगा। पहले मालूम है टेस्ट मैच 6 दिन का चलता था, जिसमें 1 दिन रेस्ट होता था, और 6 दिन के लिए दर्शक होते थे, क्योंकि दर्शक के पास कुछ और होता नहीं था। आज 2020 भी पूरा नहीं देखता है, वो शुरू के 5 ओवर देखेगा, कहेगा अच्छा तरी अभी खेलने दो, थोड़ा 5 ओवर बच जाएगा तब देखेंगे, तब तक ही देख लेते है ना। तो आज तुम्हारे पास ऑप्शन है ना, इसीलिए दिमाग जो है गड़बड़ हो गया। देखो जी, अब जो है के का वैल्यू कैसे निकालें। देखो ये 1 कूलम, ये 1 कूलम, दोनों चार्ज 1 कूलम का, अब बीच का गैप 1 मीटर, थोड़ा समझो। तो ये 1, ये 1, ये 1, तो पूरा 1, तो के किसके इक्वल, एफ के। मतलब कि अगर के का वैल्यू पता लगाना है तो 2 1 कूलम चार्ज को 1 मीटर पे रख दो, जो फोर्स लगेगा दोनों के बीच में वो किसके इक्वल हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट के। तो नीचे इन्वर्टेड कमा में लिखो when 2 unit charges, when 2 unit charges are separated by unit distance, 2 unit charges are separated by unit distance, then electric force between them is equal to इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, ब्रैकेट में के लिख देते हैं, इन्वर्टेड कमा बंद कर। ठीक है, यानी अब कोई भी मीडियम का के निकालना हो तो कौन बुद्धि लगाना है, 2 1 कूलम चार्ज को 1 मीटर पे रख दो, के निकल जाएगा कि नहीं, जो फोर्स लगेगा वही के इक्वल हो जाएगा। ठीक ना। when 2 unit charges are separated by unit distance, then electric force between them is equal to electrostatic constant। ठीक है, देखो अब यहाँ के आगे समझना। देखो ये जो K है ना, इसको हम लोग लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखो इसको पढ़ते हैं एप्सिलॉन नॉट। ये मत समझना तुम में से कुछ स्टूडेंट एप्सिलॉन नॉट ऐसे लिख देता है, ये ई नॉट हो जाएगा। ई नॉट अलग चीज़ है, एप्सिलॉन नॉट में ये ऐसे एक कर्व होना चाहिए, एक कर्व रहे, ऐसे दे दो, यहाँ 0 लिख दो, ये एप्सिलॉन नॉट होगी। क्लियर है। देखो जी के जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और के का वैल्यू हम लोग देखते हैं वैक्यूम के लिए 9 × 10⁹ होता है के का वैल्यू। तो सोचो के का वैल्यू, पहले तो के का सोचो यूनिट अगर हम निकालें तो यूनिट निकालेंगे तो क्या होगा जी, F × r², न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम स्क्वायर। समझो, अभी कुछ लिखना नहीं हो, लिखने के लिए जब बोले तब लिखना, नहीं तो आलतू फालतू बात लिखाएगा। देखो K = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट,
तो तुम कहोगे ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, हमको ये नहीं समझ में आ रहा। तो देखो जी, थोड़ा समझना बात को। एप्सिलॉन नॉट या केवल अगर एप्सिलॉन भी लिखा हुआ है तो भले तुमको ये समझ में आए या ना आए, लेकिन एक चीज तो बोल सकते हो ना कि एप्सिलॉन हो गया 1/4 पाई के, बोलो। तो एप्सिलॉन हो गया 1/4 पाई के निकालना जानते हो ना, तो तुम एप्सिलॉन भी निकाल लोगे कि नहीं। के क्या चीज पर डिपेंड करता है, मीडियम पे, तो एप्सिलॉन किस पर डिपेंड करेगा, मीडियम पे। यानी तुमसे पूछ दे एप्सिलॉन क्या है, तो बोलेंगे एप्सिलॉन भी एक कांस्टेंट है। अरे जब के कांस्टेंट है तो ये भी क्या है, कांस्टेंट है। ये भी किस पर डिपेंड करता है, मीडियम पे। तो कोई पूछेगा इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ध्यान से सुनो, इसका नाम यहां से चेंज हो गया। वो था के का नाम क्या था, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, और एप्सिलॉन का क्या नाम है। तो कॉपी में लिखो, नीचे लिखो, के इज फर्दर रिटेन एज, के इज फर्दर रिटेन एज, ऐसे 1/4 पाई एप्सिलॉन, यानी एप्सिलॉन हो गया 1/4 पाई के। बोलेंगे एप्सिलॉन इज अनदर कांस्टेंट, अनदर कांस्टेंट which also depends on medium, depends on medium, it is called, इसका नाम है या इसका नाम दिया गया परमिटिविटी ऑफ मीडियम। यानी अलग अलग मीडियम का जो परमिटिविटी होगा वो अलग अलग होगा, क्योंकि के का जो वैल्यू है वो अलग अलग होता है ना। अलग अलग मीडियम के लिए जब के अलग अलग होगा तो परमिटिविटी भी अलग अलग हो गया कि नहीं, क्योंकि एप्सिलॉन भी तो के पे ही ना डिपेंड कर रहा है। तो देखो जी, अब हम लोग दो चार्ज के बीच जो फोर्स लिखेंगे, हाँ देखो जी, लिख लिया ना। अब हम लोग कूलम्ब फोर्स को लिखेंगे कैसे, इतना तो समझ गए कि एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है के Q1 इंटू Q2 बाई RA स्क्वायर। नाउ Coulomb force can be written as F इक्वल टू के जगह क्या लिख दिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 इंटू Q2 बाई RA स्क्वायर। बोलो, लिख सकते हैं ऐसा। एप्सिलॉन क्या है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। एप्सिलॉन हो गया
अभी लिखे थे दोबारा लिख दे रहे, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। अब देखो जी, इसी को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2/R²। और पूछा जाए एप्सिलॉन नॉट क्या है, तो बोलेंगे एप्सिलॉन नॉट जो है वो है परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। ये स्पेशली किसके लिए है? वैक्यूम के लिए। यानी वैक्यूम का जब बात करेंगे ना, तो आप एप्सिलॉन न लिख के क्या लिखते हैं? एप्सिलॉन नॉट। और अब जानना, बाय एक्सपेरिमेंट से हम लोग देखें कि ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, यानी वैक्यूम में जो K का वैल्यू है, अरे K को ही ना बोले हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। वैक्यूम में ऐसा देखा गया कि 2 1 कूलम चार्ज को 1 मीटर पे रखते हैं तो उसके बीच फोर्स लगता है 3 × 10⁹ न्यूटन का। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होता है? 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। देख लो, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, F × R², इसका ना वैल्यू निकाल रहे हैं। ठीक है, या ये भी जानना, इसी का वैल्यू 1 भी होता है अगर न्यूटन के जगह हम बोलें डाइन, मीटर के जगह बोले सेंटीमीटर, और कूलम के जगह बोले ESU। अरे कुछ समझ में आया? यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 9 × 10⁹ तो ऐसा यूनिट में ना है। अगर पूछा जाए तुमसे CGS यूनिट में, तो इसका वैल्यू क्या होता है? 1। CGS सिस्टम में इसका वैल्यू 1 होता है। क्लियर है? अब देखो जी, अगर तुमसे ये पूछा जाए कि यूनिट ऑफ, जो बहुत ज़्यादा तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है यूनिट और डायमेंशन से, कि परमिटिविटी का यूनिट क्या होगा, तो देखो ना, ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट नीचे है तो यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर। इसी को उल्टा कर दो तो क्या हो जाएगा? बोलो, कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। और डायमेंशनल इक्वेशन क्या होगा? तो डायमेंशनल इक्वेशन कूलम स्क्वायर, कूलम होता है I × T, ठीक ना? एम्पियर सेकंड ना होता है, I × T का होल स्क्वायर। न्यूटन क्या है जी? mL T-2 मीटर स्क्वायर L पर पावर 2। देखो तो m ऊपर गया पावर -1, L पर पावर 3 है ना, ऊपर ले जाएंगे पावर -3। देख लो, T पर पावर नीचे -2 है, ऊपर जाएगा T पर पावर 4 और I पर पावर 2। यही हो गया डायमेंशनल इक्वेशन। नोट करो। यानी हम लोग लास्ट में आकर के यही सीखे कि आगे से मुझे फोर्स का इक्वेशन लिखना हो तो हम ये देखेंगे कि फोर्स वैक्यूम में लिख रहे हैं कि कोई दूसरे मीडियम में लिख रहे हैं। वैक्यूम में लिख रहे हैं तो ये फॉर्मूला लिखेंगे, दूसरे मीडियम में ये लिखेंगे। ठीक है, ऐसे आगे हम लोग जानेंगे कि एयर में भी पूछा जाए तो वही लिखते हैं जो वैक्यूम में लिखते हैं। एयर और वैक्यूम में इलेक्ट्रोस्टैट में लगभग इक्विवेलेंट मान के चलते हैं, एक ही जैसा दोनों मीडियम है। तो ये तो हम लोग सीखे हैं कि इक्वेशन क्या है कूलम फोर्स का।
जैसा कि आप सब जो हैं पूरा मेहनत कर रहे हैं और पढ़ के आ रहे हैं, सब आप लोग हाथ भी उठाए, बहुत बढ़िया लगता है कि जब आपको कुछ निर्देश दिया जाए उसको आप फॉलो करें। तो हम चाहेंगे कि आप लोगों से भी हम कुछ पूछें और आप जवाब देने का कोशिश करें। सही जवाब दे बहुत बढ़िया है, सही नहीं भी दें तो कम से कम प्रयास तो किए ना, है ना। तो मेन उसी से मतलब है कि आपका प्रयास होना चाहिए। अब आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो थोड़ा खड़ा होने से घबराते हैं। वो चाहते हैं कि देखिए आप पढ़ाइए ठीक से, हम भी पढ़ें ठीक से। ये पूछा पूछी ठीक बात नहीं है, और ऐसे कीजिएगा तो हम फिर बहुत दिन आएंगे नहीं, है कि नहीं। हम जानते हैं कि इस तरह के बातें मन में चलता है, लेकिन देखो क्लासरूम इमेज बनाने का जगह नहीं है। यहाँ इमेज न बनता है न गिरता है, समझे बात। यहाँ तो बस एक ही चीज़ है कि तुमको कोई बहुत प्रेम से समझाया तुम सीखे, और नहीं तो तुमको पीट के समझाया तुम सीखे। बस हर हालत में तो सीखना ही न है। इसलिए यहाँ तो केवल ग्रो करने के लिए, यहाँ डाउन होने का जगह कहाँ। हाँ, अगर तुम मानते हो कि यही तुम्हारा अंतिम अवस्था है, यहीं का इमेज मेरा पूरे जीवन भर रहना है, तो उसको तुम दिल पे ले सकते हो, लेकिन वो बात नहीं। ये ओरिजिनल रंगमंच नहीं है। ये तो इस क्लासरूम में हर दिन आना है। याद करो, तुम जब नर्सरी स्टैंडर्ड 1-2 में पढ़ते थे तो तुम्हारे दोस्तों के बीच में कितने बार टीचर पनिशमेंट दिए होंगे। कुछ खतरनाक टीचर होंगे तो कुछ मुर्गा भी बना देते होंगे। तो मिलते हैं कि नहीं? तो क्या तुम उन दोस्तों के नज़र में गिर गए हो कि तुम मुर्गा बना था? काहे के लिए? अब तो याद भी नहीं है कि कौन नर्सरी में मेरे साथ पढ़ता था, कितना के तो भूल गए। इसलिए वो सब नकली इमेजेज हैं, उस पर बहुत ध्यान नहीं देना। तो लिखा ना यहाँ तक। आप जो है थोड़ा सा और लिखते हैं, लिमिटेशंस ऑफ कूलम्ब फोर्स या कूलम्ब्स लॉ, जो भी कहो। देखो जी, कूलम्ब फोर्स जो है ना, वो कोई भी साइज के ऑब्जेक्ट के लिए वैलिड नहीं होता। वो पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए वैलिड होता है, माने वेरी स्मॉल साइज का ऑब्जेक्ट के लिए वैलिड। तुमसे कोई कह दे इस दीवार पे दे दिए 10 कूलम्ब, इस दीवार पे दे दिए 20 कूलम्ब, दोनों के बीच फोर्स बताओ, बोलेंगे यहाँ कूलम्ब्स लॉ वैलिड नहीं है। वहाँ कैसे निकलेगा वो आगे सीखेंगे, लेकिन कूलम्ब्स लॉ से निकलने वाला नहीं। कूलम्ब्स लॉ किसके लिए वैलिड है? पॉइंट चार्ज के लिए, वो भी फिक्स्ड पॉइंट चार्ज। ये स्टैटिक फोर्स के लिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे हैं ना। तो लिखो फर्स्ट पॉइंट में, लिखो इट इज वैलिड
फॉर फिक्स्ड पॉइंट चार्जेज, ठीक ना, इट इज वैलिड फॉर फिक्स्ड पॉइंट चार्जेज। सेकंड, और अच्छा एक चीज इसमें समझ लेना, उसके बाद सेकंड लिखते हैं। जैसे मान लो दो ठो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, एक दूसरे से, मान लो इसके रेडियस को हम स्मॉल ए बोल दे रहे हैं, और दोनों के सेंटर के बीच का गैप आर है, दोनों जो है चार्ज बॉडी है। सपोज करो तो तुमसे कोई पूछे कि कूलम्ब्स लॉ वैलिड होगा कि नहीं इसके बीच, तो बोलेंगे क्या कि वैलिड तब होगा जब ये आर का वैल्यू वेरी वेरी ग्रेटर देन ए हो जाए, यानी दोनों के बीच का जो सेपरेशन है अगर रेडियस से बड़ा हो जाए देन कूलम्ब फोर्स इज वैलिड, ठीक ना। कारण कि अगर आर बहुत बड़ा हो गया, जैसे मान लो अर्थ और सन के बीच बहुत लार्ज डिस्टेंस है ना, और उस डिस्टेंस के तुलना में अर्थ एक पार्टिकल के तरह है, तब वहाँ पर कूलम्ब फोर्स वैलिड होगा। इस एग्जाम्पल को भी नीचे लिख फिगर बना। इसीलिए देखो एनसीईआरटी बुक में जब न्यूमेरिकल देगा ना तो ऐसे कहेगा, दो ठो स्फीयर है, एक पर इतना चार्ज है दूसरे पे इतना चार्ज है, दोनों के बीच फोर्स बतलाओ। अगर दोनों को मिलाने वाले सेंटर को मिलाने वाले लाइन का जो लेंथ है वो इसके रेडियस से बहुत बड़ा है। तो क्यों बहुत बड़ा बोला है? इसलिए क्योंकि अगर ऐसा नहीं बोलेंगे तो कूलम्ब फोर्स वैलिड नहीं होगा। यानी कूलम्ब फोर्स निकालना है तो आर जो है वेरी वेरी ग्रेटर देन ए होना चाहिए। ठीक है। अब सेकंड पॉइंट में इतना तो आप समझ गए कि कूलम्ब फोर्स हमेशा वैलिड नहीं है। सेकंड पॉइंट में जो है ये जानेंगे कि न्यूक्लियस के इनसाइड में जो है ना एक नया फोर्स डेवलप हो जाता है जिसको न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं। तो न्यूक्लियस का जो साइज होता है वो 10⁻⁻15 मीटर के ऑर्डर में होता है। अगर उससे ज़्यादा नज़दीक में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को या दो प्रोटॉन को ही 10⁻⁻15 मीटर या उससे कम सेपरेशन पे ले जाओगे तो दोनों प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल नहीं करता है, अट्रैक्ट करने लगता है। समझना बात को, प्रोटॉन प्रोटॉन को अट्रैक्ट भी कर सकता है अगर बीच का जो सेपरेशन हो वो न्यूक्लियर जो रेडियस है साइज है उसके ऑर्डर में आ जाए। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, न्यूट्रॉन भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है न्यूक्लियस के इनसाइड में। नहीं तो सोचो ना, न्यूक्लियस कभी बनता, न्यूक्लियस के अंदर क्या रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तब तो प्रोटॉन प्रोटॉन को रिपेल करता और न्यूट्रॉन तो कुछ करता नहीं, कहता भाई हम हिस्सा लेंगे नहीं, हम न्यूट्रल हैं। तब प्रोटॉन प्रोटॉन को रिपेल कर देता। कभी कोई न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता तो नहीं, न्यूक्लियस के अंदर जो फोर्स होता है वो कूलम्ब फोर्स से बिल्कुल अलग होता है। अब जो बात समझा ना, दो प्रोटॉन के बीच का गैप बहुत कम कर दोगे तो रिपेल करने के बजाय क्या होता है? अट्रैक्ट करने लगता है। और वो ये डिफरेंट टाइप का फोर्स है, न्यूक्लियर फोर्स, जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे यूनिट 8 में एटम एंड न्यूक्लियाई जब पढ़ेंगे तो चलो लिखेंगे सेकंड पॉइंट में, कूलम्ब फोर्स इज नॉट वैलिड
Coulomb force is not valid when separation between Coulomb force is not valid when separation between 2 point charges is much greater than the radius of एक मिनट, क्या लिख रही है? एक मिनट, रुक जाओ, ये गलत लिखा गया। क्या लिखे? Coulomb force is not valid when separation between 2 point charges greater than, काट दो, less than 10 to the power minus 15 meter, less than 10 to the power minus 15 meter, ब्रैकेट में लिख लो एवरेज रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। हाँ, 10 to the power minus 15 minus 15 मीटर। फिर से मिला लो, Coulomb force is not valid when separation between 2 point charges is less than, much कर दो, less than 10 to the power minus 15 मीटर, ब्रैकेट में लिख लो एवरेज रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। मतलब उससे कम अगर सेपरेशन हो जाएगा तो वहाँ पर Coulomb फोर्स वैलिड नहीं होगा। तो बस यही दो जो है, इसी को लोग 3 लिख देता है, पॉइंट पहले लिख देता है Coulomb फोर्स फिक्स चार्ज के लिए वैलिड है या स्थिर चार्ज के लिए वैलिड है, फिर लिख देता है पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है, फिर लिख देता है 10 to the power minus 15 मीटर से कम डिस्टेंस के लिए वैलिड नहीं है। तो बस ये 2 लिखे तो बहुत है, वही ठीक है ना। आज हम लोग इतना ही सीखेंगे। आज हम आपसे पूछ नहीं पाए हैं, इसका अफसोस शायद आपको भी होगा कि नहीं? तो बहुत है ना अफसोस। हाँ, अब बता रहे हैं, आप बढ़िया से रिवाइज करेंगे और कल जो है, जो आप जान रहे हैं शायद कि कल सार्वजनिक छुट्टी ईद के लिए है, तो आप लोग को जो है कल क्लास को ऑफ रखा जाएगा। हाँ, कल तो ऑफ रखना ही पड़ेगा ना। परसों जो है, हाँ बाय द वे देखो, जैसे ईद जो है उसका डेट फिक्स नहीं होता है, वो एक आध दिन फ्लैक्चुएट भी कर जाता है। तो वैसे गवर्नमेंट का जो छुट्टी है वो 11 ही है, तो 11 तारीख को आप लोगों को रेस्ट दिया जा रहा है। उस रेस्ट को आप इस रूप में इस्तेमाल करेंगे कि हम जो पढ़े हैं बढ़िया से रिवाइज करें, और केवल फिजिक्स नहीं बल्कि जो सब्जेक्ट पढ़े हैं खूब अच्छे से। ठीक है, आज इतना।